सेकेंड सेमेस्टर के प्रिय छात्र एवं छात्राओं तथा संस्कृत व्याकरण के शोधीजन, आज हम लोग उत्तर कृदंत पढ़ेंगे। और आज उत्तर कृदंत पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा एक सूचना हम आप लोगों को दे दें कि पूर्व कृदंत हो या उत्तर कृदंत हो, आप लोग इसको मतलब रिवाइज करते करते या पढ़ते पढ़ाते कम से कम अब इतना तो हो गया है कि लगभग हम देखते हैं कि ज़्यादातर सूत्र जो है वही बार बार आते रह रहे हैं। और आप लोग सिद्धि की प्रक्रिया से अब आप लोग जो अवगत हो चुके हैं, तो अब हम ये आपको ये बताना चाह रहे थे कि आज के बाद से मतलब जो हम लोग एक क्रम से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब वो हम लोग क्रम से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि चाहे पूर्व कृदंत हो चाहे उत्तर कृदंत हो, परीक्षा की दृष्टि से या आए दिन जो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, आवश्यकता पड़ती रहती है, कहीं पर भी बाहर भी इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी पूछ लिया जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है, या इस तरह का जो मतलब महत्वपूर्ण हमको लगेगा, तो अब हम उसी सूत्रों पर और उन्हीं सिद्धियों पर अब हम जो है हमारा फोकस रहेगा। तो अब क्रम से जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब वो हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर प्रकाश डालने, और आप लोग अवगत हैं कि हम लोगों को कौन कौन सा सूत्र पढ़ना है, तो संक्षेप में उसके ऊपर हम लोग जानकारी करें। पहला सूत्र है निवास चित्ति शरीरोपसमाधान स्वादिश्चक। इस सूत्र पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें दो विधान किए गए, दो विधान है। पहला विधान क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है। कह रहा है कि निवास माने जहाँ रहा जाए, वास किया जाए, तो निवास के अर्थ में, चित्त के अर्थ में, चित्त के अर्थ में ध्यान दीजिएगा। ये चित्त जो है एक तरह से इसका जो मतलब एक तरह से वैदिक व्याख्या है। वैदिक व्याख्या क्या है? यह यज्ञ में अग्नि का स्थान विशेष है। तो जो यज्ञ में अग्नि का स्थान विशेष होता है उसको चित्त कहते हैं। जो चित्त मन अहंकार बुद्धि वाला, उसको मत समझिएगा। चित्त का मतलब यहाँ है जो यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाला स्थान है उसको चित्त कहते हैं। और इसका उदाहरण अभी मैं बता दूं कि इसका उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं मिला है, तो चित्त का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, शरीर, शरीर के अर्थ में और उपसमाधान के अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो पहला शर्त है, क्योंकि दो विधान करना है तो एक विधान है। क्या है? निवास चित्त शरीर और उपसमाधान, इसके अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसमें शरीर का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो अस्थि आदि विशेषों से जो युक्त होता है उसको हम शरीर कहते हैं। और उपसमाधान होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने के अर्थ में उपसमाधान का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो पहला क्या आपने समझा? जो पहला जो विधान है वह है घय प्रत्यय का प्रयोग करना। और कहा गया है कि च कह, च माने और, च माने और, कह रहे हैं कि इसमें जो आप चीय धातु का प्रयोग करते हैं उस चीय धातु के च के स्थान पर क आदेश हो जाता है। दूसरा विधान है। तो फिर से हम लोग इसको विधिवत समझ लें। फिर से देखिए क्या है इसमें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि निवास के अर्थ में, चित्त के अर्थ में, शरीर के अर्थ में एवं उपसमाधान के अर्थ में चीय धातु के साथ घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जो चीय का जो चकार है उसके स्थान पर क हो जाता है। ये दो विधान है इस सूत्र का। तो इस तरह से अब हम लोग निकायः, कायः
और गोमय निकाय का हम लोग सिद्ध करेंगे। जो निकाय का प्रयोग करेंगे वो किसके अर्थ में होगा? तो आप लोग जानते हैं निकाय माने होता है घर, तो निवास के अर्थ में हो जाएगा। हमने कहा कि चित्त का उदाहरण मिलता नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं इसकी प्रक्रिया नहीं है। और शरीर के अर्थ में काय का हम लोग सिद्ध करेंगे और उपसमाधान के अर्थ में गोमय निकाय का हम लोग इस सूत्र के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो हम लोग निकाय का सिद्ध करें, निकाय माने निवास घर, तो प्रक्रिया वही है, पूर्ववत है। तो क्या है? धातु प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निवास चित्त शरीरोप समाधान देशक, इस सूत्र से नि उपसर्ग पूर्वक चीय धातु में घय प्रत्यय लग करके क्या बना? नि ची घय। अब नीची घय हो गया तो आप प्रक्रिया से अवगत हो गए हैं क्या कि बस अनुबंध लोप कर दीजिए प्रत्यय का। तो घय का यहाँ का हालांतम सूत्र से घ का लसक को तदीते से बचेगा अ। तो अब जब अ बचेगा तो क्या हो जाएगा? नी ची अ। अब जब नीची अ है तो हमने अभी पहले ही बताया कि निवास चित्त शरीरोप समाधान स्वादे चक, जो ये सूत्र है इसके दो विधान हैं। एक क्या है? तो घय प्रत्यय लगाता है, और जो चीय धातु है उस चीय धातु के च के स्थान पर क आदेश कर देता। तो यही दूसरा विधान भी कर लीजिए, च के स्थान पर क आदेश कर करके, और जब क आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नी की अ। जब नी की अ हो जाएगा तो यहां पर अब आप लोग पढ़े हुए हैं अचोड़िति। अचोड़िति, अचोड़िति क्या कहता है? यदि यकार और ड़कार का लोप हो रहा है तो उसके पूर्ववर्ती अच का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो यहां पर जो घाय का यकार का आपने लोप किया है तो उसके पूर्ववर्ती क्या है? क में ई है, तो क में ई है उसका आप क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो वृद्धि कर देंगे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। जब आय हो जाएगा ई के स्थान पर तो अब कंडीशन क्या बन जाएगा? बन जाएगा कि नी कै अ, नी कै अ। अब यहां पर अय के बाद अ है तो सूत्र आ गया एचो अयवयाव। अब जब एचो अयवयाव कर देंगे तो आय के स्थान पर आय हो जाएगा। जो कम में आय है उस आय के स्थान पर आय हो जाएगा। जब आय हो जाएगा तब क्या बन जाएगा? ने क आय अ। अजिनम व्यंजनम परिण संयुजम से आप संयुक्त कर दीजिए। जब संयोग आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? निकाय। अब जब निकाय कर देंगे तो आसान हो गया प्रक्रिया। जब आसान हो गया तो आप क्या कर देंगे? अपदम न प्रयोजित न्या प्रतिपदिका से सौजस की प्राप्ति सु ले आएंगे और ऋत्व विसर्ग आदि प्रक्रिया करके आप निकाय सिद्ध कर देंगे। तो इस तरह से हमारा निकाय सिद्ध हो गया। अब काय बचा, तो काय में करना ही क्या है? काय में बस सारी प्रक्रिया वही है। वहां आपने निवास के अर्थ में नि उपसर्ग पूर्वक ची धातु में प्रयोग किया है। यहां पर आप क्या लिखेंगे? बस इतने लिख देना है कि शरीर के अर्थ में अस्थि आदि के अर्थ में चीय धातु से क्या हो जाएगा? शरीर के अर्थ में चीय धातु से घय प्रत्यय लगा करके और सारा कंडीशन वही रहेगा और काय बन जाएगा। तो इसको अलग से हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। दूसरा गोमय निकाय। गोमय को आपको जोड़ देना है। गोमय माने गोबर, तो गोमय निकाय माने जहां गोबरों का ढेर लगाया जाए, क्योंकि इकट्ठा करने के अर्थ में है, ढेर करने के अर्थ में है। तो ढेर करने के अर्थ में यहां पर उसमें प्रयोग किया गया है निकाय का, गोमय निकाय। तो गोमय माने गोबर, निकाय माने ढेर, जहां गोबर का ढेर लगा हो। तो इसमें भी जैसे निकाय का आपने प्रयोग किया है तो गोमय के साथ
उसी तरह से नि उपसर्ग पूर्वक ची धातु में आप जो है घय प्रत्यय लगाएंगे तो गोमय निकायः सिद्ध हो जाएगा। तो इसको भी अलग से आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया सेम टू सेम वही है। अब आप लोग इसको सिद्ध कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा निवास चित शरीरोप समाधान स्वादेश चकह से ये हमारा जो है क्या क्या सिद्ध हो गया, निकायः, कायः और गोमय निकाय। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला प्रक्रिया थोड़ा सा हम लोग देख लें। जो अगला सूत्र है वह है एरच। एरच, अब एरच क्या है, तो कह रहे हैं कि एह अच, एह ई का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, एह अच। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एह का मतलब ई, तो कह रहे हैं कि ई वर्णांत धातु से, क्योंकि एह क्या है, ई के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ई वर्णांत धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय होता है। यहां पर अच माने स्वर नहीं है, अच माने यहां पर एक अच प्रत्यय भी होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरच सूत्र क्या कहता है कि ई वर्णांत धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इससे हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, इसमें भी चीय धातु है और यहां पर चय हमको सिद्ध करना है। तो चय माने चुनना, चय माने चुनना। तो चुनना क्या है, भाव के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में है। तो क्रिया के अर्थ में है तो यहां पर हम लोग किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दें। तो शुरू कर करके देखिए, धातु प्रत्यय एवं परश्च, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं एरच सूत्र से ई वर्णांत ची धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय लगकर बना ची अच, ची अच। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। फिर अच का अनुबंध लोप कर दीजिए तो ची अ बना। अब इसमें घय प्रत्यय नहीं है, अच प्रत्यय है। यदि घय प्रत्यय होता तो इसमें जो अचूड़ित से वृद्धि हो जाती, लेकिन ये घय प्रत्यय का बाधक है और घय प्रत्यय का बाधक सूत्र है ये, माने प्रत्यय है अच। तो अच में जो अ है अब क्या करेगा, एक गुण करेगा, वृद्धि नहीं करेगा। तो अब क्या होगा प्रक्रिया, आर्ध धातुकम शेष सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगा और जैसे ही आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगा तो सार्वधातुकार्ध धातुकयो से इगंत अंग को गुण हो जाएगा। तो यहां पर इगंत क्या है, च का ए है, इगंत है, ए है, तो उसका गुण हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चे अ। जब चे अ हो जाएगा तो प्रक्रिया फिर आसान हो गया, वही क्या, एचो अयवयाव। अब जब एचो अयवयावा हो जाएगा तो च में जो ए है, ए के स्थान पर अय हो जाएगा और जब अय हो जाएगा तो क्या हमारे पास कंडीशन हो जाएगा, च अय अ। अजनम व्यंजनम परिण संयोजन से जब आप संयोग कर देंगे तो हो जाएगा चय। फिर प्रक्रिया आसान हो गई कि अपदम न प्रयुंजित, न्या प्रातिपदिका से सौजस की प्राप्ति, सु आदि प्रक्रिया ले आएंगे और ऋतु विसर्ग आदि प्रक्रिया होकर के यहां पर सिद्ध हो जाएगा चय। अब इस तरह से हमारा एरच सूत्र भी समाप्त हो गया। अब जो तीसरा सूत्र है इसको भी अब हम लोग पढ़ लें। यहां पर रिदोरप है। अब रिदोरप सूत्र क्या कहता है, रिदोरप सूत्र कहता है कि दीर्घ री एवं उ धातुओं से अप प्रत्यय लगता है भाव के अर्थ में। भाव, ध्यान दीजिएगा, भाव के अर्थ में। तो रिदोरप सूत्र क्या कहता है, रीत, ध्यान दीजिएगा, रीत दीर्घ री है, उसके बाद तकार है तो तपर तत्काल से माना दीर्घ री का ही केवल बोध होगा। तो जिस धातु के अंत में दीर्घ रिकार हो एवं क्या कह रहे हैं कि उ अप, उ माने
उकार। तो कह रहे हैं कि जिस धातु के अंत में दीर्घ ऋकार हो और उकार हो, तो कह रहे हैं कि भाव के अर्थ में उन धातुओं के साथ किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब इस तरह से यह रीदोरप का व्याख्या है। तो रीदोरप से हम लोग दो चीज को सिद्ध करेंगे। क्या? करह और गरह। करह माने बिखेरना, करह माने बिखेरना। अब इसका जो हम लोग प्रक्रिया है, पहले करह को हम लोग सिद्ध करें, और यहां पर वही प्रक्रिया कि धातु, प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा रीदोरप सूत्र से दीर्घ ऋकारांत क्री धातु में भाव के अर्थ में अप प्रत्यय लग करके बना क्री अप। एक चीज हम थोड़ा सा यहां पर आपको क्लियर कर दें। क्री धातु दो होता है, इसको आज स्पष्ट जान लीजिए। एक होता है क में हरस्वरी, तो वह क्री जो है करने के अर्थ में होता है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये बनता है। और एक क में होता है दीर्घ री, यह भी क्री है। तो ये क्री का मतलब होता है बिखेरना। इसका रूप चलता है कीरत, कीरितः, किरंती। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों के क्री में अंतर होता है। एक क्री का मतलब हरस्वरी का मतलब करना, करोति, और बिखेरने के अर्थ में कीरति, जो दीर्घ री लगेगा क में तो क्री हो जाएगा और बिखेरने के अर्थ में होता है। तो करह का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर जो दीर्घ री से जो करह बना है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो बिखेरना और दूसरा है हाथ। तो ये दोनों अर्थ जो है इससे जो है द्योतित होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्री धातु में करने वाला करोति, कुरुता, कुर्वन्ति मत समझिएगा, यहाँ पर दीर्घ री है बिखेरने के अर्थ में। तो इस चीज को आप लोग स्पष्ट जान लीजिएगा। तब अब हम लोग अब शुरू करते हैं फिर से कि धातु, प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं रीदोरप सूत्र से दीर्घ ऋकारांत क्री धातु में भाव के अर्थ में अप प्रत्यय लग करके बना क्री अप, क्री अप। अब जब क्री अप बन जाएगा तो अप का अनुबंध लोप कर दीजिए हलंतम सूत्र से, तो पकार का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्री अ। जब क्री अ हो गया तो यहां पर आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा कर देंगे, और आर्ध धातुक संज्ञा जब आप कर देंगे तो यहां पर आप लोग जानते हैं सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। और चूंकि गुण है और गुण होगा तो री का होगा, तो री का होगा तो उरण रपर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कहना है, यहाँ पर ये आपको बताना है कि सार्वधातुकार्ध धातुकयोः एवं उरण रपर सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? यहाँ पर इगंत अंग को गुण और रपर आदेश होकर के हो जाएगा क अर अ। जब इसको अधिनम व्यंजनम परिण संयोजन से जब आप संयोग कर देंगे तो हो जाएगा कर। जब कर हो जाएगा तो अब आसान हो गया। क्या आसान हो गया? अपदम न प्रयोजित न्या प्रतिपदिकात से स्वजस की प्राप्ति। जब सु आप ले आएंगे तो सु ले आएंगे तो वहां पर ऋतु विसर्ग आदि प्रक्रिया होकर के कर सिद्ध हो जाएगा। और जैसे कर सिद्ध हुआ है, अब अगला हम नहीं बताएंगे, आप लोग कर ले जाएंगे। क्या? गरह। गरह का मतलब निगलना, गरह माने निगलना। और इसमें भी दीर्घ ऋकार का प्रयोग हुआ है ग्री। ग्री माने हरस्वरी नहीं है, दीर्घ री है। तो ग्री में आप अप प्रत्यय लगा करके आप जो है गरह को सिद्ध कर देंगे। और रीदोरप क्या कहता है कि जिस धातु के अंत में दीर्घ री हो और ऊ हो तो ऊ वाला भी आप लोग सिद्ध कर देंगे। जैसे लवह, लवा कैसे करेंगे? लूय धातु में, लूय, लूय में उकार है, तो लूय धातु में जब आप अप का प्रयोग करेंगे तो यहां पर भी जब गुण हो जाएगा तो ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा।
तो ल में ओ हो जाएगा और ओ के बाद अ है तो फिर एच ओ अवयव से अ आदेश कर करके आप लव कर देंगे और फिर वही सु प्रक्रिया सु आदि का प्रयोग कर करके ऋतु विसर्गात प्रक्रिया कर करके अब आप लोग जो है उसका क्या कर देंगे, लव सिद्ध कर देंगे। तो इस तरह से यह प्रक्रिया जो है आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए मतलब इतना है, लेकिन एक अंत में चीज हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इस आज हम लोगों ने जो प्रत्यय लगाया है अलग अलग सूत्रों के द्वारा अलग अलग हमने लगाया है। पहले में क्या लगाया, घय प्रत्यय, दूसरे में हमने क्या लगाया, अच प्रत्यय, और तीसरे में हमने क्या लगाया, अप प्रत्यय। लेकिन परिणाम ये रहा कि परिणाम में अ ही बचता है तीनों प्रत्ययों में, और तीनों प्रत्ययों में अ बचता है, तो फिर जब अ ही बचता है तो एक ही प्रत्यय से काम लगा लेना चाहिए था, अलग अलग प्रत्ययों को लगाने की क्या जरूरत है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, जो घय का या कार का जब लोप होता है तो घय प्रत्यय लगने से आदि उदात्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही अंतर है इन तीनों में, जबकि बचता अ ही है। तो जब घय प्रत्यय लगाते हैं तो वो आदि उदात्त हो जाता है, और जब अच प्रत्यय लगाते हैं तो अंतोदात्त हो जाता है, और जब अप प्रत्यय लगाते हैं माने पकारांत हो जाता है तो ये जो है अनुदात्त हो जाता है। तो यही इन तीनों प्रत्ययों में अंतर है। तो अब आज के लिए इतना ही, और फिर मैं अंत में आपको बता दूं कि अब हम लोग मतलब जैसे एकदम क्रम से सूत्र की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग वैसे नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा उस महत्वपूर्ण सूत्रों को ही और सिद्धिकरण को ही अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब आप लोग जो है सिद्धि प्रक्रिया से अवगत हो चुके हैं और अब आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। हमको लगेगा कि नहीं यहाँ हमको बताना जरूरी है तो हाँ हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।